जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के आराधन बैच में मैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो यूपीएससी की मेन डिमांड है रैंडमनेस, उसी को ध्यान में रखते हुए ये हम लोग आराधन बैच स्टार्ट किए हैं। कई बच्चों का फिर से डिमांड आ रहा था कि सर कम से कम टॉपिक बता दिया जाए कि इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, तो नहीं, परीक्षा की डिमांड यही है कि आप रैंडमनेस के लिए खुद तैयार होइए। ठीक है, चाहे वो सीसेट का पेपर हो, चाहे वो जीएस पेपर 1 का पेपर हो। ठीक है, हाँ, एक चीज़ ये है कि एक डिमांड जायज़ थी आप सभी की कि जो इंग्लिश में अवेलेबल कराए जाएं, जो पीडीएफ है इंग्लिश में भी हो। ठीक है, तो प्रयास इस पे है, जल्द से जल्द हो सकता है मे बी नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट के नेक्स्ट क्लास में इंग्लिश से स्टार्ट हो जाए। प्लस दूसरी डिमांड थी कि सर 1 से 2 मिनट का एक्सप्लेनेशन का समय दीजिए प्रश्न दिखाने के बाद। तो आप ऐसा कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर दीजिएगा और अपना उत्तर खोज लीजिए और फिर जो है आप जो भी आपको टिक करना है फिर आप उस पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक साथ एक चीज़ और मैं आपसे बोलूँगा, खुद के प्रति ईमानदार रहिए। तो कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं ये आपको यहाँ पे जरूर बताना है। ठीक है, ये आपको जरूर बताना है कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें क्या है कि आपको मतलब इसी टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। थोड़ा सा प्रश्न का पैटर्न चेंज होगा, बस टॉपिक लगभग लगभग यही रहेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, विचार कीजिए। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के संदर्भ में जब राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को हम लोग देख रहे थे तो हम लोग इस पे बार बार विचार किए थे कि आर्टिकल 53 राष्ट्रपति की मेन जो संवैधानिक शक्ति है उसको व्याख्यायित करता है। आर्टिकल 53, ठीक है, आर्टिकल 53 अगर आप देखिए तो ये राष्ट्रपति के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता है। और देखिए क्या है भारतीय संविधान का आर्टिकल 53। तब तक आप लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा। ठीक है, आर्टिकल 53 देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति। ये पिछले टॉपिक में मुझे याद है हम लोगों ने इसको कर लिया था। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। यानी कि कहीं ये नहीं दिया है राष्ट्रपति के बारे में कि सॉरी कार्यपालिका शक्ति के बारे में, एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में, कि एग्जीक्यूटिव पावर किसमें वेस्टेड है, प्रधानमंत्री में। किसमें वेस्ट है, निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, न कि प्रधानमंत्री में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा दे रहा है कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। अब आप इस चीज के संदर्भ में ये देखिए कि जो सिविल सेवा बोर्ड होती है, सिविल सेवा बोर्ड बेसिकली कैबिनेट सचिवालय से रिलेटेड होता है। यानी कि जो कैबिनेट सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, कैबिनेट सचिव, वो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। हालांकि कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार में होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रधानमंत्री को रिपोर्टेड करता है। तो प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष है, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या हम लोगों ने इससे देखा कि आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। ठीक है, हालांकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति के बारे में, अगर संवैधानिक स्थिति के बारे में बताऊं तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सही विकल्प इसका हो जाएगा डी, क्योंकि पूछा कौन कौन से सही, तो दोनों गलत हैं। 42वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, फिर 44वां संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है बेसिकली, 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का भी दर्जा दिया जाता है। एक बार हम लोग मिनी संवैधानिक संशोधन, प्रमुख संवैधानिक संशोधनों पर भी विचार करेंगे, है ना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया। 44वें में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया और बताया क्या गया कि राष्ट्रपति विधेयक को मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार हेतु एक बार लौटा देगा, लेकिन पुनर्विचार के बाद जो सलाह दी जाएगी या जो भी कोई सलाह होगी, मतलब अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह दी जाती है तो राष्ट्रपति उस सलाह को एक बार बोल सकता है कि पुनर्विचार कर लीजिए, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी। ठीक है, तो ये चीजें निश्चित हैं कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति अपने आप में कुछ नहीं है, राष्ट्रपति बेसिकली प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर बाध्य है। अच्छा, जब कोई प्रधानमंत्री कोई भी मंत्रिपरिषद में नहीं होगा तो केवल प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का काम करेगा। ठीक है, कुछ काम जो है अपने राष्ट्रपति अपने विवेक से कर सकता है, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में जब लोकसभा में किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं हो, या प्रधानमंत्री की अचानक से मृत्यु हो जाए, या उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं हो,
ठीक है। दूसरा, लोकसभा में जब विश्वास मत साबित नहीं हो पाए तो मंत्रिपरिषद को विघटित करने में, है ना, उस समय राष्ट्रपति का विवेक है, या मंत्रिपरिषद अपना बहुमत सिद्ध करने में विफल हुई हो और वो रिकमेंड कर दे कि लोकसभा को विघटित कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक से काम कर सकता है, लेकिन बाकी समय पे उसको मंत्रिपरिषद की सलाह मानना आवश्यक है, भले ही भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है। और सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? तो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सेक्रेटरी या कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है। कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का भी प्रमुख होता है, प्लस सिविल सेवा बोर्ड का भी पदेन अध्यक्ष होता है। जो भी कैबिनेट सचिव होगा वो सिविल सेवा बोर्ड का अपने आप से अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है। तो पहला विकल्प, इसका विकल्प डी सही हो जाता है। अगला है केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा के ही सदस्य होंगे। ठीक है। क्या बोल रहा है? लोकसभा के सदस्य होंगे। दूसरा, कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। ठीक है। अब आप बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। हम लोगों ने इसको पहले भी देखा था कि अनुच्छेद 75(3), ठीक है, याद हो जाएगा, बार बार इसीलिए रटवा रहा हूं, आपको याद हो जाएगा। अनुच्छेद 75(3), आप 75(3) इसको देखिए तो क्या आपको समझ में आएगा। आर्टिकल 75 का 3 बोल रहा है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ठीक है। ये नहीं बोल रहा है कि लोकसभा के क्या नाम है, मंत्रीगण जो है लोकसभा के ही सदस्य हो सकते हैं। ठीक। फिर क्या बोल रहा है 75 का 5, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, यानी कि 6 माह तक बन सकता है 75(5). तो 75(3) जो कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बता रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि लोकसभा में ही सभी सदस्य होंगे। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और 75(5) क्या बोल रहा है कि 6 माह तक रह सकता है, यानी कि लोकसभा के ही सदस्य नहीं होंगे बल्कि लोकसभा, राज्यसभा या इन दोनों में से किसी के भी नहीं रहेंगे, तो 6 महीने के अंदर उनको किसी का सदस्य बनना पड़ेगा। अगला है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, ये भी गलत हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार में होगा, तो संसदीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत क्यों होगा? ठीक है। यानी कि कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है और इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा? कैबिनेट सचिव होगा, जो कि सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। याद रखिएगा दोनों स्टेटमेंट। ठीक है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी। पूछा कौन कौन से सही हैं, तो न तो 1 न तो 2। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है। 91वां, मेरे हिसाब से 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये क्या बोलता है? बेसिकली दल बदल करने वालों पर रोक लगाता है कि आप जो है अगर दल बदल के दोषी हैं तो मंत्री नहीं बन पाएंगे, प्लस मंत्रियों की संख्या लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है। प्लस मिनिमम कम से कम 12 मंत्री होंगे विधान सभाओं में, है ना, ये कुछ निर्धारित करता है। तो क्वेश्चन 3 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी। अगला है केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। ठीक है। तो 36 नहीं है, वर्तमान में लगभग कई कई जगह 53 दे रहा है, कई कई जगह 58 दे रहा है। ठीक है। जो भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे 53 दे रहा है, तो ये समय के साथ आगे पीछे बढ़ता रहता है। अब देखिए जब यूपीएससी में प्रश्न आता है तो ये क्या करेगा? आपको एक्सेप्शनल स्टेटमेंट देगा, या तो बहुत कम दे देगा, या तो बहुत कम, या तो बहुत ज्यादा दे देगा। हो सकता है दे दे 89 होगी, है ना, या कुछ ऐसा दे देगा। ठीक है। या दे देगा 23 होगी, ऐसे, मतलब 53 के आसपास नहीं देगा। ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या भले ही 18 थी, पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन वर्तमान में 53 है या 58 है, जो भी होगा। ठीक है। मैंने बताया कि 2 सोर्सेस हैं, कई जगह 58 दे रहा है, पीआईबी के सोर्स पे 53 दे रहा है। ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि सही विकल्प क्या होगा, लेकिन मेरे हिसाब से सही विकल्प 53 है। ठीक है। अब इसमें से 36 तो नहीं है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में एक्सेप्शनल, जैसे यूपीएससी का क्या है, यूपीएससी की एक खास बात है कि अगर वो डेटा वाला प्रश्न देती है और डेटा आपको एग्जैक्ट याद नहीं है तो अमूमन डेटा गलत दे देगा, या ऐसा देगा कि वो मतलब आसान हो जाएगा। जैसे एमपीसी में कितने मेंबर होते हैं, तो दे देगा 10 मेंबर्स होते हैं, एमपीसी मॉनिटरी पॉलिटी कमेटी में 10 मेंबर्स होते हैं, ऐसा कुछ एक्सेप्शनल स्टेटमेंट दे देगा। ठीक है। अगला है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में। ठीक है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और क्या बता रहा है कि पहला, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है।
दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रहा है, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तीसरा, उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। चौथा, उसे महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ठीक है, अब मैं ले चलता हूं आपको महान्यायवादी आर्टिकल 76। ठीक है, भारत का संविधान अनुच्छेद 76। देखिए क्या बोल रहा है, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहरित किसी व्यक्ति को भारत का न्यायवादी नियुक्त करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति करेगा, पहली चीज। दूसरा, महान्यायवादी का कर्तव्य है कि वो भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे। प्लस राष्ट्रपति, मान लो सलाह नहीं दिए तब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद धारण करता है, यानी कि उसके ऊपर महाभियोग लगा करके नहीं, जब भी राष्ट्रपति चाहे तब उसको पद से हटा सकता है। ठीक है, तो सही विकल्प देखिए इसका क्या होगा, तो महाभियोग लगा के हटाया जाता है, ऐसा गलत है, ऐसा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सही विकल्प क्या, चौथा हटा दीजिए। अब एक और दो, एक और तीन। अब क्या बोला, उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, इसके संदर्भ में आर्टिकल 88 आपको देखना पड़ेगा फिर से। आर्टिकल 88 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88, एक बार देखिए अनुच्छेद 88 क्या बोल रहा है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। ठीक है, प्रत्येक मंत्री और भारत का महान्यायवादी को वह अधिकार होगा कि वो संसद के किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में या संसद की किसी समिति में जिसका वह सदस्य के रूप में नामित किया गया है, कार्यवाही में भाग ले, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, यानी कि महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं होता है और उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, योग्यता उसका क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, यानी कि वो लगातार 5 वर्ष तक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे, या 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता या वकील रहे, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। ठीक है, तो योग्यता 3 है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या है, फिर से रिकॉल हो गई, या तो 5 वर्ष तक वो उच्च न्यायालय में, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। कार्यकाल इनका कोई निर्धारित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रजनन तक रहता है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप करके अपने पद से मुक्त हो सकता है। अमूमन त्यागपत्र वो तभी देगा जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देगी या बदलाव होगा। बेसिकली मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त किया जाता है, तो बेसिकली मंत्रिपरिषद ही उसको हटाया वो कर सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इसका पारिश्रमिक निर्धारित नहीं है, संविधान द्वारा नहीं निर्धारित है, राष्ट्रपति इसके पारिश्रमिक को निर्धारित करता है और वो सारे काम जो राष्ट्रपति इसको सौंपेगा वो करेगा, है ना। यानी कि आप ऐसे समझिए कि महान्यायवादी एक प्रमुख कार्यपालिका का एक प्रमुख अंग है। कुछ इस पे सीमाएं भी हैं, जैसे वो भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। ठीक है, भारत सरकार की अनुमति के बिना वो किसी भी आपराधिक मामले में अभियुक्तों का बचाव नहीं कर सकता, लेकिन वो चाहे तो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस साथ ही साथ कर सकता है, यानी कि वो भारत के महान्यायवादी के साथ साथ प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर पाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता बिल्कुल सही है, लेकिन संसद का सदन नहीं होना चाहिए और वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होगी। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, 1 और 2। ठीक है, अगला प्रश्न फिर महान्यायवादी पे है। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, अभी हम लोगों ने देखा, बिल्कुल ले सकता है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, वो लोकसभा, राज्यसभा यानी कि अपने अधिकार क्षेत्रों में वो संसद के दोनों सदनों या संयुक्त बैठक या संसद के किसी भी समिति जिसमें उसको सदस्य नामित किया गया है उसकी कार्यवाही में बगैर मताधिकार भाग लेने, बोलने का उसके पास राइट है। प्लस संसद के सदस्यों के लिए जितने भी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां होंगी वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को होंगी। ठीक है, तो ये अधिकार उनको प्रदान किए जाते हैं। तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। लोकसभा मतदान कर सकता है, नहीं। तो क्या हो जाएगा विकल्प 1, 2, 3। ठीक है, 7वां प्रश्न देखिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल अपीली और सलाहकारी अधिकारिता होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी। ठीक है, सीआरपीसी की बात कर रहा है। क्या बोला, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीली और सलाहकारी अधिकारिता होती है। देखिए, सलाहकारी अधिकारिता किसमें निहित है, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, हाई कोर्ट में होगी नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ये स्टेटमेंट भी, ये भी स्टेटमेंट गलत होगा। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ स्टेट, इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 165। ठीक है,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 देखिए। अगर मैं 165 है 106, हाँ 165 ही है। अभी देखिए देखा भी था। क्या है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है और वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी कि 165 के अनुसार राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, सही विकल्प इसका हो जाएगा। कौन कौन से सही हैं, तो डी। ठीक है, राष्ट्र संविधान के अनुच्छेद 165 अभी हमने देखा क्या है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। किस उसके लिए अर्हता क्या है, तो उसको राज्य का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, और सलाहकारी अधिकारिता जो है ये सुप्रीम कोर्ट में है। जैसे इसके लिए भी आर्टिकल 143 है शायद, एक बार देखता हूं। ठीक है, देखिए सलाहकारी अधिकारिता, परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, तो इसमें क्या है 143 सलाहकारी अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की होती है, न कि उच्च न्यायालय की। तो इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। सही विकल्प हो जाएगा इसका डी, न तो 1 न तो 2। अगला स्टेटमेंट है, देखिए ये वाले स्टेटमेंट क्या होता है, कंफ्यूजिंग होते हैं और ये प्रश्न आप बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। जैसे पूछा है, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का कौन कौन सी ड्यूटी नहीं है। पहला है भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्यय का लेखा परीक्षण करना, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। आकस्मिकता निधि लोक लेखा से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा और उनके संबंध में प्रतिवेदन देना। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि राजस्व राजकोष में जमा हो। ठीक है, देखिए इसमें सोचेगा तो व्यक्ति पहला दूसरा तो नहीं सोचेगा, पालन किया जाता है इसका भी इसका भी। अब इसमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट एक थोड़ा सा दे रहा था कि सभी व्यापार, निर्माण और लाभ हानि की लेखाओं की परीक्षा करना। तो भारत में कोई भी व्यापार वगैरह पे अगर वो सीएजी को राष्ट्रपति रिकमेंड करे तो उसको करना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण करना, भाई सीएजी का नियंत्रण यहाँ कहाँ होता है। ठीक है, बेसिकली ये कहाँ होता है, ठीक है, सीएजी का नियंत्रण ये ब्रिटेन में होता है। ठीक है, तो वो राष्ट्रपति के आदेश पर वो व्यापारिक, निर्माण संबंधी, लाभ हानि इन सब का भी लेखा परीक्षा कर सकता है। ठीक है, स्थानीय लेखाओं निकायों की भी लेखा परीक्षा कर सकता है। लेकिन उसके मतलब वो नियंत्रक भले जुड़ा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भले जुड़ा है, लेकिन नियंत्रक वो नहीं है। वो क्या है, केवल महालेखा परीक्षक है बेसिकली। ठीक है, तो नियंत्रक का कार्य ना करके केवल इसकी परीक्षा का कार्य करता है, जबकि ब्रिटेन में नियंत्रक और लेखा परीक्षक दोनों है। ठीक है, तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा, डी। डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला है, लोक निधि के फलोत्पादक और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में सीएजी के कार्यालय का क्या महत्व है। ठीक है, बेसिकली लोक निधि का कैसे हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए, इसके साथ साथ सीएजी का और क्या क्या कर्तव्य है। पहला है, सीएजी संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। गलत। राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात की घोषणा करता है, तो बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करेगा, अनुच्छेद 352 के अधीन कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता पर राष्ट्रपति। ठीक है, वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति ही करेगा। तो पहला स्टेटमेंट एक्सट्रीम है, गलत। राजकोष पर नियंत्रण भी नहीं रखेगा। दूसरा है, सीएजी, तो पहला अगर हटा देते हैं तो आपके पास विकल्प क्या बचता है, 2 सही और 2 3। ठीक है, यानी कि 2 तो सही होगा ही होगा, 2 आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चौथा देख लेते हैं। चौथा अगर हो जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। सॉरी, तीसरा क्या है कि सीएजी के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसी उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। तो बिल्कुल सीएजी की जो रिकमेंडेशन होती है, जो सीएजी का जो प्रतिवेदन होता है, उसके आधार पर जांच एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध काम कार्रवाई कर सकती हैं। बेसिकली सीएजी को ऐसी कोई न्यायिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, क्योंकि चौथा स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो जाएगा। सीए को न्यायिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, यानी कि वो लेखा या परीक्षा में अगर कुछ गलती कर सकता है तो रिपोर्ट को पब्लिक करेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा, राष्ट्रपति उस पर चाहे तो कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है, तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए, मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। अब बोल रहा है अग्रता क्रम, इसको वरीयता क्रम भी बोल सकते हैं, वरीयता। तो वरीयता क्रम में इनका सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, तो कमेंट करके इसको बताइए कि इसका, इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 3 4 2 1।
4 1 3 1 2, 4 3 2 1, 3 4 1 2। ठीक है, अगर मैं बात करूं वरीयता क्रम की, तो सबसे पहला वरीयता क्रम में आते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, फिर आते हैं उपराष्ट्रपति पहले नंबर पे, दूसरे पे आते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, तीसरे पे आ जाएंगे प्रधानमंत्री। बताइए चौथे पे कौन होगा? चौथे पर राज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल लेकिन अपने राज्य में, बाहरी राज्य में नहीं, अपने राज्य में। अगर किसी राज्य में कोई फंक्शन हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, ये 4 लोग आए हों, तो वरीयता क्रम क्या होगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल का। उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाते हैं पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, 5वें नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति आ जाते हैं। फिर 5A इसको बोला जाता है उप प्रधानमंत्री टाइप का अगर कोई होगा। ठीक है, उप प्रधानमंत्री, ये कार्य आवंटन नियम के अंतर्गत होता है, तो उप प्रधानमंत्री है 5A में। ठीक, फिर आते हैं छठे नंबर पे 2 लोग होंगे, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्लस लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, छठे नंबर पे लोकसभा अध्यक्ष ये होगा। उसके बाद 7वें नंबर में कई सारे होंगे। 7वें नंबर में बेसिकली कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, ये लोकसभा राज्यसभा दोनों होगा। फिर 7A एक आता है, 7A हो सकता है इससे प्रश्न पूछे कि भारत रत्न जो धारक होते हैं उनको, तो भारत रत्न अलंकार धारण को भारत रत्न 7A में रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे है ये। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 9वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, CJI को छोड़ दिया जाए तो CJI छठे नंबर पे आएंगे। तो ये कुछ होता है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से होंगे। तो देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश हमेशा पहले नंबर पे होंगे इसमें, क्योंकि क्या हो रहा है, ये दे रहा है आपका छठे नंबर पे है। संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे वो 7वें नंबर पे होंगे, है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त या जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं या CAG होता है, ये तीनों 9A पे आते हैं। ठीक है, 9A पे। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मंत्रिमंडल के जो सचिव होते हैं बहुत ही नीचे आते हैं। मंत्रिमंडल सचिव मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी, ये बहुत ही नीचे आते हैं। तो ऐसे समझिए कि सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? छठा, 7वां, 9वां, फिर पहला, यानी कि 4 3 2 1। सही विकल्प हो जाएगा C। ठीक है, C 4 3 2 1, इस आधार पे सही होगा। ठीक है, अब आपको एक प्रश्न मैं इस पे और देता हूं। जैसे एक 2000 में ये प्रश्न पूछा था, फिर 2004 में फिर पूछा था कि भारतीय प्रोटोकॉल में वरीयता के अनुसार सर्वोच्च स्थान पे कौन है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर। पहला है उप प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य के भीतर किसी राज्य का राज्यपाल, तो राज्यपाल अपने राज्य के भीतर, और एक ऑप्शन था लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो ये कमेंट करके बताइए जो अभी मैंने बताया इसके अनुसार क्या होगा। ठीक है, सही विकल्प क्या होगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद। क्लास कैसी लगी रिव्यू जरूर करिएगा, और अपने उत्तर ईमानदारी से, क्योंकि अब जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक है तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह के शॉर्ट नोट्स बनाइए, उन नोट्स के सहारे ही आपकी बेड़ा पार होगा। ठीक है, खास करके यूपीएससी में एक बैरियर जो है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, CSAT। तो CSAT पे भी ध्यान अभी से देना स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आराम से आप 1 घंटा आधा घंटा रोज दे करके उसको फोकस करके कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।